नमस्ते। आयुर्वेद की पढ़ाई में रिसर्च शब्द तो बार बार आता है ना। पर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इन सब में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं, वो भी एकदम आसान आयुर्वेदिक उदाहरणों के साथ। तो हम रिसर्च को ना एक एक करके लेयर बाय लेयर समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि डेटा आता कहाँ से है, उसके सोर्स की, और फिर देखेंगे कि अलग अलग तरीकों से हमें कैसी कैसी जानकारी मिल सकती है। तो किसी भी रिसर्च का सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल यही होता है कि भाई जानकारी आ कहाँ से रही है। क्या हम कोई बिल्कुल नई जानकारी बना रहे हैं या फिर जो ज्ञान पहले से मौजूद है बस उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। प्राइमरी रिसर्च को मान लीजिए, एक शेफ है जो एकदम स्क्रैच से बिल्कुल नई डिश बना रहा है, और सेकेंडरी रिसर्च, वो भी एक शेफ है पर वो पुरानी रेसिपीज को मिलाकर कुछ नया, एक नया फ्लेवर तैयार कर रहा है। देखिए, दोनों ही जरूरी हैं, बस काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो प्राइमरी रिसर्च में होता क्या है कि रिसर्चर खुद मैदान में उतरता है। जैसे मान लीजिए, अश्वगंधा का स्ट्रेस पर क्या असर होता है ये जानने के लिए एक क्लिनिकल ट्रायल किया, या फिर पंचकर्मा के बाद मरीजों से सीधे जाके पूछा कि उनका अनुभव कैसा रहा। यहां जो भी जानकारी मिल रही है वो एकदम फ्रेश है, बिल्कुल नई, पहले से मौजूद नहीं थी। और दूसरी तरफ है सेकेंडरी रिसर्च। इसमें हम पहले से मौजूद ज्ञान के खजाने का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चरक संहिता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना, या हल्दी पर पहले से जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं उन सब को मिलाकर उनका विश्लेषण करना। मतलब यहां नया डेटा नहीं बनाया जा रहा, बल्कि पुराने डेटा से ही नए निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डेटा कहाँ से आता है। पर अब अगला सवाल ये है कि भाई हम उस डेटा का करते क्या है? रिसर्च करने का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाना है या फिर किसी असली समस्या को सुलझाना है? ये पूरी जो यात्रा है ना, एक कहानी की तरह चलती है। देखिए, कहानी शुरू होती है लैब में, बेसिक रिसर्च से। यहाँ हम ये समझते हैं कि हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है वो आखिर काम कैसे करता है। फिर आता है ट्रांसलेशन रिसर्च का स्टेज, जहां उसे इंसानों के लिए सेफ और असरदार बनाया जाता है। और कहानी का अंत होता है अप्लाइड रिसर्च से, जहां बड़े क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित किया जाता है कि हाँ, ये गठिया के दर्द में सच में काम करता है। और असल में यही वो रास्ता है, यही वो पूरा प्रोसेस है जिससे आयुर्वेद का हमारा पारंपरिक ज्ञान मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में बदलता है। इसमें हर एक कदम बहुत जरूरी है, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ओके, तो अब मकसद भी तय हो गया। अगला स्टेप क्या है? डेटा इकट्ठा कैसे किया जाए? क्या हमें सिर्फ नंबर्स पर, आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर लोगों के एक्सपीरियंस, उनकी कहानियों को समझना चाहिए? बस यहीं से एंट्री होती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछती है, ये अनुभवों की गहराई में उतरती है। दूसरी तरफ है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कितना और कितने जैसे सवाल पूछती है। इसका काम है चीजों को मापना, उन्हें नंबर्स में बताना। कह सकते हैं कि एक दिल की बात बताती है तो दूसरी दिमाग का हिसाब किताब रखती है। अब जरा इस मरीज का अनुभव देखिए, शांति और कायाकल्प की गहरी भावना। क्या इन शब्दों को किसी नंबर में तोला जा सकता है? नहीं ना। यही तो ताकत है क्वालिटेटिव डेटा की। ये हमें बताता है कि किसी इलाज का मरीज पर इमोशनल और मेंटल लेवल पर असल में क्या असर हुआ। और अब यहां देखिए, एंग्जाइटी का स्कोर 10 में से 8 से घटकर 3 पर आ गया। ये है एकदम साफ, जिसे हम माप सकते हैं, एक सॉलिड सबूत। तो क्वालिटेटिव डेटा ने बताया कि मरीज को अच्छा लगा, और क्वांटिटेटिव डेटा ने यह बता दिया कि कितना अच्छा लगा। जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी इलाज की पूरी तस्वीर सामने आती है। अब बात करते हैं रिसर्चर के रोल की। जब कोई रिसर्च हो रही हो तो रिसर्चर क्या कर रहा है? क्या वो सिर्फ एक दर्शक की तरह दूर से सब कुछ देख रहा है, या फिर वो खुद प्रोसेस में शामिल होकर कुछ बदल रहा है? यही छोटा सा फर्क ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल स्टडीज को अलग करता है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में रिसर्चर बिल्कुल एक ऑडियंस की तरह है, जो बस देख रहा है और नोट्स बना रहा है। वो कुछ भी बदलता नहीं है। लेकिन इंटरवेंशनल स्टडी में वो एक एक्टर बन जाता है। वो एक नया ट्रीटमेंट या कोई दवा देता है और फिर देखता है कि इसके आने से कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। उदाहरण के लिए, एक स्टडी ये देखती है कि जो लोग सात्विक भोजन करते हैं, क्या उनमें दिल की बीमारियां कम होती हैं। अब यहां हम किसी को भी ये नहीं कह रहे कि आप ये खाओ या वो मत खाओ। हम तो बस उनकी नेचुरल आदतों और उनकी सेहत के बीच एक पैटर्न, एक कनेक्शन ढूंढ रहे हैं।
और फिर आता है इंटरवेंशनल स्टडी का ये उदाहरण, जिसे अक्सर रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। जब हम एक ग्रुप को कोई आयुर्वेदिक दवा देते हैं और दूसरे ग्रुप को एक प्लेसिबो, मतलब एक नकली दवा, तो हम बिल्कुल पक्के तौर पर कह सकते हैं कि जो भी असर हुआ है वो दवा का ही है। इससे हमें कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का सीधा कनेक्शन पता चलता है। चलिए, अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। हमारी रिसर्च का फाइनल गोल क्या है? क्या हम सिर्फ ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, या हम ये भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? इसको ऐसे समझिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह है, जिसका काम है बस ये बताना कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, बस। लेकिन एनालिटिकल रिसर्च एक जासूस की तरह है। वो ये पता लगाता है कि ऐसा क्यों हुआ और अलग-अलग चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। केस रिपोर्ट इसका एक क्लासिक उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक अकेले मरीज के इलाज का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। यहाँ कोई हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं हो रही, बस जो हुआ उसे डिटेल में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जानते हैं, अक्सर बड़ी-बड़ी मेडिकल खोजों की शुरुआत ऐसी ही किसी एक केस रिपोर्ट से होती है। और ये है एनालिटिकल रिसर्च का उदाहरण। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कुछ लोग योग करते हैं, नहीं, यहाँ हम तुलना कर रहे हैं, एक ग्रुप जो योग करता है और दूसरा जो नहीं करता, और सवाल पूछ रहे हैं, क्या योग करने वालों में डायबिटीज का रिस्क सच में कम है? मतलब हम यहाँ क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रही हमारी अब तक की पूरी चर्चा एक सिंगल टेबल में। सोर्स से लेकर आउटकम तक ये टेबल एक क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है, ताकि इन सभी रिसर्च टाइप्स के बीच का जो मेन फर्क है वो हमेशा याद रहे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारा प्राचीन ज्ञान इस आधुनिक विज्ञान से मिल रहा है, तो आयुर्वेद के भविष्य को सबसे बेहतर तरीके से कौन सा रिसर्च दृष्टिकोण परिभाषित करेगा? शायद इस संगम पर सही जवाब ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना। ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद।